सीरीज ए की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब इस तरह की भाषा जब यूज की जाती है तो 90% लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। सीड फंडिंग का सिंपल सा पर्पस है कि मुझे एज अ स्टार्टअप फाउंडर मुझे अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट को वैलिडेट करना है। कोई भी कंपनी आईपीओ के लिए जाती है उससे पहले वो कंपनी यूनिकॉर्न बनती है। हर महीने आपको कितने रुपए चाहिए होते हैं? आपको 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं जलाने के लिए। जनरेट अगर ज्यादा होता है तो ये किसी भी स्टार्टअप के लिए क्या बोला जाएगा? भैया रेड फ्लैग है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप शर्मा। स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस चैनल में। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया जा सकता है, पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक स्पेशल तरह की भाषा यूज की जाती है जो फाउंडर्स इन्वेस्टर्स आपस में यूज करते हैं। आपने स्टार्टअप्स का नाम तो सबने सुना होगा, राइट? ये तो आई गेस कुछ भी नया नहीं है आपके लिए कि एक स्टार्टअप क्या होता है। लेकिन जब फाउंडर्स कुछ इस तरह की भाषा बोलते हैं दैट वी आर इन स्टेल्थ मोड, राइट, वी आर वर्किंग ऑन आवर एमवीपी, राइट, या फिर वी आर अबाउट टू रेज आवर सीड फंडिंग, राइट, हम सीरीज ए की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब इस तरह की भाषा जब यूज की जाती है तो 90% लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप भी शायद यही सोचते हो ना कि ये सब क्या है, मतलब क्या चल रहा है, ये लोग क्या भाषा बोल रहे हैं। तो आज इस एक वीडियो में मैं ये सारे स्टार्टअप रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है? स्टार्टअप्स सिर्फ एक कंपनी नहीं होते हैं। अगर मैं आपको इसका मतलब बताने से शुरू करूं तो स्टार्टअप्स एक पूरी की पूरी जर्नी है अपने आप में, राइट? वो एक जर्नी होते हैं और हर जर्नी की एक अपनी खुद की डिक्शनरी होती है। अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम समझना चाहते हैं, चाहे आप फाउंडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, या फिर आप जस्ट एक क्यूरियस लर्नर हैं, तो आपको ये टर्म्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आज मैं कुछ ऐसे टर्म्स को ही डिकोड करने वाला हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। शुरू करें? चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज अबाउट एमवीपी। बिकॉज जब हम एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमारी शुरुआत होगी उस स्टार्टअप में आप क्या प्रोडक्ट या क्या सॉफ्टवेयर बनाकर आप चीजों को शुरू करने वाले। सो एमवीपी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड। एमवीपी क्या चीज होती है? एमवीपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ओके, ये काफी ज्यादा यूज होने वाला टर्म है। आई बिलीव इसका फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते होंगे। एमवीपी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका सबसे बेसिक वर्जन जो मार्केट में टेस्ट करने के लिए निकाला जाता है। अब जैसे ओला की आप ऐप यूज करते होंगे, राइट? तो ओला का जो शुरुआती एमवीपी था वो बस एक सिंपल सी वेबसाइट थी जहां पर आप जाकर के कैब को बुक कर सकते थे। ये ऐप बनाना और फिर ये कूपन, डिस्काउंट्स, जीपीएस ट्रैकिंग जो वो लेकर आए, ये सब चीजें तो काफी बाद में आई थी। तो एमवीपी इज दैट फर्स्ट कट ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट जो आपको ये टेस्ट करने में हेल्प करता है कि आपका जो आइडिया है स्टार्टअप के पीछे का, क्या वो सही में वैलिडेट होता है, मतलब क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा। फॉर दैट वी बिल्ड एन एमवीपी। क्लियर है? सिंपल है। आई हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ टर्म्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने सुना होगा दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बूटस्ट्रैप होने का मतलब क्या है? आप अपने पैसे से बिजनेस चला रहे हैं, मतलब खुद का पैसा, खुद का रिस्क। सबसे क्लासिक एग्जांपल जो बूटस्ट्रैपिंग के लिए लिया जाता है दैट इज नन अदर देन जीरोधा। मतलब जीरोधा फाउंडर्स ने बूटस्ट्रैप किया है, एक्सटर्नल फंडिंग बिल्कुल भी नहीं उठाई है। एंड बूटस्ट्रैपिंग कब आपके लिए सही रहता है? यूजुअली जब आपका जो बिजनेस है वो कैश जनरेट करने के लिए कैपेबल है। आपका बिजनेस अब जैसे जीरोधा है, राइट, तो उसके कस्टमर्स उनको पैसा दे रहे हैं एंड
उसके जरिए वो जो पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं वापस से बिजनेस में, उसके जरिए वो ग्रो भी कर पा रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है कि मेरे कस्टमर्स मुझे इतना सफिशिएंट पैसा दे देते हैं, आई एम इन सच अ बिजनेस जहां पर मेरा कैश साइकिल इजीली मतलब कैश मेरे पास फ्लो होते रहता है, तो ऐसे केसेस में आप खुद का पैसा लगाकर ही अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको किसी एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इसमें चैलेंजेस भी आते हैं। ऑफ कोर्स बूटस्ट्रैपिंग का फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपको अपना स्टेक डाइल्यूट नहीं करना है, किसी और को नहीं देना है, पूरे मालिक आप ही बने रहते हो। लेकिन नुकसान ये है कि फिर हो सकता है कि आपकी ग्रोथ जो है वो एकदम धीरे धीरे स्लो होगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मार्केट को पेनिट्रेट करने में, राइट। जैसा कि हमने देखा कि ग्रो ने काफी जल्दी जो है मार्केट को कैप्चर कर लिया, जीरोधा ने धीरे धीरे अपने पेस पे किया था। ओके, ठीक है। एनीवेज, दैट इज ऑल अबाउट बूटस्ट्रैपिंग। तीसरा टर्म जो आप काफी ऑफन सुनते होंगे, दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स ये वो लोग होते हैं जो शुरुआत में रिस्क लेते हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, आपकी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं ये लोग एकदम शुरू में। मतलब आप इनको ऐसे सोचिए, इनको एंजल क्यों बोलते हैं? ये लोग आपकी बिजनेस के लिए गार्डियन एंजल्स है, कि जब आपका बिजनेस बिल्कुल एकदम रॉ स्टेज में है, राइट, आपके पास दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अपनी कंपनी में, ऐसे स्टेज में कोई आकर के आपकी कंपनी में पैसे लगा रहा है, आपके ऊपर दांव खेल रहा है, तो मतलब आपको बहुत एक बूस्ट वहां पे मिल जाता है आपके बिजनेस को, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, राइट, आप सब शार्क टैंक तो देखते हैं, राइट। रतन टाटा जी थे, उन्होंने कई सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया था। शार्क टैंक तो आई गेस आप सब देखते हैं, तो आपको पता होगा वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप एंजल इन्वेस्टर्स ही बोलेंगे। ओके, सो दैट इज एंजल इन्वेस्टिंग। चौथे टर्म पे आते हैं। चौथा टर्म हो गया सीड फंडिंग का। ये टर्म आप जानते हैं, सीड फंडिंग क्या होती है। अब हमारी जो स्टार्टअप है एक प्लांट के एक सीड के जैसे होती है, ठीक है। आप कोई बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं, आप कोई बड़ा पेड़ उगाने वाले हैं, उस पेड़ की शुरुआत कहां से होती है? एक छोटे से सीड के साथ, राइट। तो उसमें अगर थोड़ा सा पानी डाला जाए, उसमें थोड़ी खाद उसको चाहिए, राइट, ग्रोथ के लिए, वो अगर उसको मिल जाती है तो ये सीड जो है ग्रो हो पाता है, राइट। ये सीड अपने पंख निकाल पाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट सीड फंडिंग इज। मतलब बिजनेस को एक इनिशियल पुश देना। ये पहला इंस्टीट्यूशनल फंडिंग का राउंड आप मान सकते हैं, राइट, जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इक्विटी रेज की जा रही है। इससे पहले भी देखिए प्री सीड भी नाम की एक चीज होती है, पर वहां पर आप बहुत ही मतलब क्लोज लोगों से पैसा उठा रहे होते हो। एक्चुअल में जो आपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पैसा उठाया है ना अगर किसी से, तो वो सीड वाले राउंड में होता है। यहां पे किस तरह के इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे? ये जो मैं एंजल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, ये लोग सीड फंडिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं, ये लोग उस स्टेज में एंटर कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी माइक्रो वीसी फर्म्स होती हैं जो कि आपके फर्म में इंटरेस्ट हो सकती हैं। काफी सारी अर्ली स्टेज वीसी फर्म्स होती हैं जो कि आपके कंपनी में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। तो सीड फंडिंग का पर्पस क्या होता है, आप इतना समझ लीजिए। सीड फंडिंग का सिंपल सा पर्पस है कि मुझे एज अ स्टार्टअप फाउंडर मुझे अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट को वैलिडेट करना है कि जो आइडिया मैं सोच के चल रहा हूं, जो मेरी स्टार्टअप का, मेरे बिजनेस का कोर है, क्या वो सही है, राइट। तो उसके लिए मैं ये फंडिंग रेज करता हूं ताकि मैं एक अर्ली टीम बिल्ड कर सकूं, राइट, ताकि मैं एटलीस्ट मार्केट तक पहुंचूं तो सही, राइट, ताकि लोग इस प्रोडक्ट को यूज करें, मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करें और मुझको बता तो सके कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये स्टेज के बाद ही फिर कंपनी आगे बढ़ती है। जैसे कि जब ग्रोथ स्टेज में आएगी तो सीरीज ए उन राउंड्स की तरफ जाती है। तो अब उसकी बात कर रहे हैं तो मैं वही ले लेता हूं अगला पॉइंट कि ये सर ये सीरीज ए बी सी ये सब क्या होता है, राइट। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से जो बैचेज हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो वहां पर ये सवाल आता है, सर ये सीरीज एबीसी क्या चीज होती है, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब समझिए, ये एक तरह के जैसे गेम्स में लेवल्स होते हैं ना, राइट, आप नीचे से ऊपर तक जाते हैं, वैसे ही फंडिंग के भी अलग अलग लेवल्स बने हुए। अगर आप सीरीज ए की फंड रेजिंग करें, पहले तो ये सब हो गया भाई, प्री सीड ये सब कर लिया आपने, राइट, आपने अपना मार्केट वैलिडेट कर लिया कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, अब बस मुझे उसको स्केल करना है, मुझे उसको ग्रो करना है। तब आप आ जाते हो सीरीज ए में। सीरीज ए में आप कब आते हो? जब आपने प्रूव कर दिया है कि आपका जो आइडिया है वो चल रहा है
और अब आपको बस उसको स्केल करना है, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है. दैट इज व्हाट हैपेंस इन सीरीज ए राउंड. ओके, फिर इसके बाद आएगा सीरीज बी. सीरीज बी क्या होगा? जब आप एक्सपांड करना चाहते हो, आप नए मार्केट्स में जाना चाहते हो, तो आप सीरीज बी रेस करोगे कि भाई मैंने पहले सीरीज ए में पैसा लगाकर ग्रो कर लिया, अब मुझे और एक्सपांड करना है. फिर इसके बाद सीरीज सी आएगा. मतलब सीरीज सी एंड बियॉन्ड जो हो गया वो हो गया कि अब आप बड़े प्लेयर बन गए, राइट. आप सीरीज बी में पैसा उठा करके आपने मल्टीपल जगहों पे अपने आउटलेट्स खोल दिए, राइट. अब आपका कस्टमर बेस बड़ा हो गया है, आप एक बड़ी ज्योग्राफी को कैटर करने लगे. तो सीरीज बी हो गया जब आप बड़े प्लेयर बन गए हो और अब आप ग्लोबल डोमिनेशन के बारे में सोच रहे हो, राइट. तो उसके बाद ऐसे मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं जब तक आप आईपीओ तक नहीं पहुंच जाते हो. ओके, पर आईपीओ से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है. मैं उस माइलस्टोन के बारे में बात करता हूं. आपने ये टर्म सुना है यूनिकॉर्न के बारे में? यस. कोई भी कंपनी आईपीओ के लिए जाती है उससे पहले वो कंपनी यूनिकॉर्न बनती है. मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड का ये आप मान लीजिए सबसे पॉपुलर टर्म है. अगर आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? $1 बिलियन की. अगर आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से की या इससे ऊपर हो जाती है तो फिर आपका जो स्टार्टअप है उसको बोला जाएगा यूनिकॉर्न. इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं, राइट. जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, जेप्टो, राइट. ये सब यूनिकॉर्न्स हैं. फाइन. एंड इसी से मिलता जुलता एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज डेकाकॉर्न. और फिर एक और टर्म मैं यहां लिख लेता हूं, दैट इज सुनिकॉर्न. क्या ये टर्म्स के बारे में आप जानते हैं? डेकाकॉर्न आप समझ गए होंगे कि यूनिकॉर्न के बड़े भाई का नाम आप मान लीजिए, राइट. वो डेकाकॉर्न हो गया कि अगर $1 बिलियन पहुंचे तो यूनिकॉर्न, और अगर आप $10 बिलियन तक पहुंच गए तो फिर आप क्या बन जाते हो? डेकाकॉर्न बन जाते हो. ठीक है. और जो यूनिकॉर्न नहीं, जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने वाला होता है उनको हम बोलते हैं सुनिकॉर्न्स. ओके, सो इट इज, लेट्स से वो अभी 900 मिलियन के आसपास की उसकी वो चल रही है. ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. जब मान लीजिए किसी कंपनी का भी 950 हो गया है, 940 हो गया है, राइट. तो इस तरह की वो लास्ट राउंड में पहुंच चुका है. तो अब हमको पता है कि जब इसका अगला राउंड होगा तो ये 100% 1 मिलियन के 1 बिलियन के ऊपर ही जाएगा. जब इस तरह से उसका वैल्यूएशन हो चुका है पिछले राउंड में, दैट गिव्स अस एन इंडिकेशन कि ये अब अगला यूनिकॉर्न बनने वाला है. सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न. इंडिया में क्या आप यूनिकॉर्न्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी कोई भी ऐसी कंपनी जो आप जिसके बारे में आप जानते हो? मैं एक कंपनी का मैंने पीजी यूज किया है, एक वंस अपॉन अ टाइम. ये है स्टैंजा लिविंग, राइट. दिल्ली में मैंने इनका यूज किया. आप देखना लक्ष्मी नगर में है इनका, राइट. तो ट्राई दैट. मतलब बहुत ही प्रीमियम था, राइट. एंड अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रीमियम वो हॉस्टल वाली लाइफ देखना चाहता है, राइट, तो इट्स अ गुड थिंग. तो स्टैंजा लिविंग जो है वो दैट इज अ यूनिकॉर्न एट दिस पॉइंट. फिर इसके अलावा एक आपने पता नहीं एड्स वगैरह देखे होंगे कि नहीं. मतलब गिवन माय नेचर, क्योंकि मुझे हेल्थ वगैरह के चीज़ें मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास इस तरह के एड्स आते हैं. हेल्दीफाई हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, बट दिस इज अगेन अनदर स्टार्टअप दैट इज अ यूनिकॉर्न एज ऑफ डेट. फिर एक ऐप है, आई डोंट नो, अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो शायद आपको पता होगा, पार्क प्लस नाम की एक ऐप है विच इज़ अगेन यूनिकॉर्न एज ऑफ डेट. फिर एक पोर्टर नाम की ऐप है अपने, अगर मतलब इट्स अ लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, राइट. तो ये भी एक अच्छा यूनिकॉर्न है. और एक जॉल्व नाम का एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है. जॉल्व भी है और एक ओपन भी है. ओपन, ये सब नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स है. मतलब कहीं नहीं जाना, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाती है. आपका ट्रांजैक्शंस, आपको बैंकिंग फैसिलिटी, पेमेंट्स और आपकी अकाउंटिंग, मतलब वो नियो बैंकिंग, इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मतलब सारा ट्रांजैक्शंस वो कैप्चर करके आपके जो भी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो ये सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करते हैं. तो ये सभी यूनिकॉर्न्स हैं. मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया. मेरा काम तो अभी आपको ये टर्म समझाना है, पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपको मार्केट के बारे में अपडेटेड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड दिस पॉइंट्स. ठीक है.
हो गया। अब यूजुअली जब भी किसी कंपनी की हम फंड रेजिंग के लिए जाते हैं ना, तो हमको एक क्वेश्चन का आंसर एकदम फर्स्ट में ही देना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है, एक तो भैया आपका बर्न रेट बताओ। ये इन्वेस्टर्स लोग एकदम पहले ही पूछेंगे आपसे, आपका बर्न रेट बताओ और मुझे आपका रनवे बताओ कि आपके पास कितने महीने का रनवे बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझा देता हूं। अगर आप शार्क टैंक वगैरह बिल्कुल क्लोजली फॉलो करते हैं तो शायद ये सब टर्म्स आप सुन चुके हैं, इनका मतलब भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। वो बीच बीच में समझाते हैं ना शार्क्स कि इस टर्म का मतलब क्या है, राइट। तो वहां से काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। सो बर्न रेट क्या होता है? बर्न रेट का मतलब है कि आप कितना पैसा हर महीने खर्च कर रहे हो, और रनवे का मतलब है कि आपके पास कितने महीने बचे हैं इससे पहले कि आपका पूरा पैसा खत्म हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके स्टार्टअप के बैंक अकाउंट में अभी 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप हर महीने आपको कितने रुपए चाहिए होते हैं? आपको 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं जलाने के लिए। जलाने के लिए मतलब इतने का आप लॉस कर रहे हो हर महीने, मतलब इतना पैसा टूट रहा है आपके कैपिटल से, हर महीने आपका इतना पैसा टूट रहा है। तो अगर आपके पास आपको खर्चा करना है हर महीने 10 लाख का और आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आप कितने महीनों तक सरवाइव कर पाओगे? ऑब्वियस ही बात है, राइट। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो मतलब 10 महीने का आपके पास रनवे है। 10 महीने का आपके पास रनवे है। आप 10 महीने तक बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के, बिना किसी की मदद लिए आप चल सकते हैं। एंड जैसे ये चीज खत्म हो जाएगी, फिर आपके पास ये खर्चा करने के लिए नहीं होगा। जब खर्चा करने के लिए नहीं होगा तो बिजनेस बंद पड़ जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा रनवे है तो मतलब आप किसी भी हड़बड़ी में नहीं है कि मुझे एकदम फंडिंग आज की आज ही रेस करनी है, राइट, या एकदम इमीडिएटली रेस करनी है, 1 महीने के अंदर रेस करनी है। अगर आपके पास एक अच्छा रनवे है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास मतलब बिल्कुल भी रनवे नहीं है, खत्म ही होने वाला है, 2 महीने में 3 महीने में आपका रनवे खत्म होने वाला है, तो फिर यहां इन्वेस्टर्स को एक अपर हैंड मिल जाता है। वो जो टर्म्स बोलेंगे आपको शायद मानना पड़ेगा, बिकॉज आपका बिजनेस खतरे में है। जी समझ रहे हैं? तो ये हो गई एक टर्म जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक टर्म आता है जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं जब उनको अपना धंधा चेंज करना पड़ता है। दैट इज अ थिंग कॉल्ड पाइवट। ओके, पिवट या पाइवट जो भी आप बोले। पाइवट टेबल्स आपने देखा होगा एक्सेल में। तो पाइवट का मतलब क्या होता है? पाइवट का मतलब है डायरेक्शन चेंज करना, कि हमने अपनी कंपनी की दिशा चेंज कर दी, हमने अपना स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल में कोई बड़ा चेंज ले आए। जैसे कि हॉटमेल आप जानते हैं, राइट। वो ओरिजिनली एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, फिर उसको उन्होंने ईमेल सर्विस में ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब पाइवट किया था उन्होंने। इंडिया का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, हॉटमेल की क्या जरूरत है अपने को, मैं आपको मीशो का एग्जांपल देता हूं। मीशो आपको पता है कि नहीं, मतलब हाउसवाइव्स और मतलब जो लेडीज हैं, आंटीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया था मीशो के ऊपर में। मतलब इट वाज अ रीसेलिंग प्लेटफॉर्म, रीसेलिंग ऐप, जहां पर आप बस लोगों को बताते थे भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, और अगर कोई आपके उससे खरीद लेता था आपके इन्फ्लुएंस से, तो आपको अच्छा पैसा मिलता था। एंड देयर हैव बीन मेनी लेडीज व्हिच हैव अर्न्ड अ वेरी हैंडसम अमाउंट एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट। आपके अगर कोई जान पहचान में हो तो यू माइट बी नोइंग दैट। पर अब इन्होंने क्या किया है, अब ये ई कॉमर्स के मॉडल में आ गए। मतलब जैसा फ्लिपकार्ट है वैसे ये भी अब एक क्या बन गए, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बन गए, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस मॉडल में पाइवट किया। इनको लगा कि ये सिर्फ रीसेलिंग करके शायद हम इतने बड़े नहीं बन पाएंगे, हम लोगों के भरोसे हैं, हम लोगों की सेल्स स्किल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब ये खुद एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गए। अब कोई भी वहां जाकर के खुद खरीद सकता है, मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, राइट। तो ठीक है, मतलब एक पाइवट था, वो उनका बिजनेस डिसीजन था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवट। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, तो पाइवट हो गया। अब उसके बाद आप एज अ फाउंडर या फिर एज एन इन्वेस्टर जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन सवाल क्या होता है, आप जानते हैं? उसका सबसे पहला सवाल ये होता है, यूजुअली इन्वेस्टर्स का, फाउंडर्स का तो नहीं, पर हाँ कुछ फाउंडर्स का भी होता है, राइट, कि मैं बस जैसे जैसे बेच के निकल जाऊं, राइट। तो दैट इज व्हाट इज एग्जिट। एग्जिट क्या होता है? फाउंडर या फिर
फाउंडर का तो देखिए सपना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे इमीडिएटली निकलना है, लेकिन फाउंडर का ये सपना जरूर होता है कि मैं एकदम धमाकेदार एग्जिट करूं, मतलब उनके बिजनेस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप बोल सकते हो। एंड इन्वेस्टर्स तो एकदम डे वन से ही क्लियर होकर चलते हैं, भाई मेरे को मिलेगा कितना जब मैं एग्जिट करूंगा, राइट। सो दैट इज व्हाट एन एग्जिट इज। तो एग्जिट का मतलब क्या है, जब आप अपना स्टेक बेचकर पैसा कमाकर आपको कंपनी से निकलना है, दैट इज कॉल्ड एन एग्जिट। तो ये आप कैसे करते हो, ये आप एक्विजिशंस के थ्रू करते हो, राइट, कि मेरी कंपनी, अब जैसे मिनिमलिस्ट को एचयूएल ने खरीद लिया, तो एक्विजिशन हो गया, मेरे को पैसा दे दो, मैं चलता हूं, राइट, अब आप चलाओ कंपनी को। तो दैट इज व्हाट एक्विजिशन इज, राइट। तो उसके जरिए हो सकता है, या सेकेंडरी सेल के जरिए हो सकता है कि एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिया, राइट, कि एक वीसी फर्म थी, उसने दूसरी को बेच दिया कि अब तुम ले लो, मेरे को नीचे, मैं निकलता हूं। तो इस तरीके से सेकेंडरी सेल भी होती है। सेकेंडरी सेल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब आप जानते हैं ना। प्राइमरी सेल में, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में आप डायरेक्टली कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपने प्राइमरी इशू किया है तो आप स्टार्टअप उनको इक्विटी दे रहा होता है कंपनी को, वो होता है प्राइमरी। सेकेंडरी सेल क्या होता है, इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डील हो रही है, यहां स्टार्टअप है ही नहीं बीच में, स्टार्टअप को कोई लेना देना नहीं है, दो इन्वेस्टर आपस में लेन देन कर रहे हैं, कर लो, स्टार्टअप को क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी सेल इज। तो ये सब तरीका होता है एग्जिट का, राइट। एक सेकेंडरी सेल हो गया, फिर एक्विजिशन हो गया, राइट। तो ये सब सेकेंडरी सेल का, ये सब एग्जिट का तरीका होता है। अब एग्जिट तो आईपीओ में भी हो सकता है, राइट। आईपीओ में आप देखते हैं ना, ओएफएस आता है। आईपीओ के दो हिस्से होते हैं, एक तो हो गया जो फंड रेस कर रहे हैं खुद के लिए, जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा, राइट, फ्रेश इशू जिसको हम बोलते हैं। पर दूसरा होता है ओएफएस, दैट इज ऑफर फॉर सेल। तो वहां पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक बेच करके निकल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओएफएस। ओके, इंडिया में फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए, राइट। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने वॉलमार्ट को अपना मेजोरिटी स्टेक बेचा और एग्जिट कर लिया, राइट। अब क्या उनको मतलब है फाउंडर्स को कि फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी बीबीडी सेल में माल बिका कि नहीं बिका, राइट, कितने आईफोन्स बिके, क्या वो ट्रैक करेंगे, मतलब इच्छा होगी तो करेंगे, मतलब वैसे जरूरी नहीं है, राइट। तो ये हो गया एक चीज, ठीक है, एग्जिट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब किसी भी इन्वेस्टर फाउंडर का एकदम ड्रीम। एक मैं आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, जब हम, अगर आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट भी अगर रोल्स के लिए जा रहे हो ना, तो भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, और अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो भी आपने ये चीजें सुनी होंगी, दैट इज समथिंग कॉल्ड टैम, सैम एंड सॉम। ये जानते हैं आप, ये आप मार्क कर लीजिए, अगर आप किसी स्टार्टअप वगैरह को ज्वाइन करने जा रहे हैं, या कोई ऐसे एडवाइजरी फर्म को ज्वाइन करने वाले हैं जिनका स्टार्टअप से नाता पड़ता है, तो फिर आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। इसको आप नोट करके चलिए, टैम, सैम, सॉम, ठीक है। ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो मार्केट को समझने के लिए यूज होते हैं। क्या होता है टैम? टैम का मतलब है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ओके, मैं पूरा अभी लिख नहीं रहा हूं, फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब पूरी दुनिया का मार्केट जहां आपकी प्रोडक्ट थियोरेटिकली सेल हो सकती है, जहां पर भी, वो हो गया आपका टैम। पहले सुन लीजिए, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। फिर होता है सैम, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट, मतलब उस टैम का आपने जो पहले बताया कि भाई इन जगहों को, ये पूरा मेरा मार्केट है, ये क्या है, पूरा मेरा टैम है जहां पे मेरा प्रोडक्ट थियोरेटिकली बिक सकता है, राइट, कि ये खाने की चीज है, ये कहीं पे भी बिक सकती है, राइट, तो इन जगहों पे बिक सकती है, वो आपका टैम हो गया। पर उस टैम में वो हिस्सा जो आप रियलिस्टिकली सर्व कर सकते हो, जहां पर एक्चुअली आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, आप सर्विस दे सकते हो, वो हो गया सैम, रियलिस्टिक। एंड इस सैम में से भी सॉम क्या होगा? सैम हो गया, सॉम हो गया सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, ठीक है। सॉम क्या हो गया? सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, मतलब सैम का वो पार्ट जो आप एक्चुअली कर पाओगे, जो आप एक्चुअली कैप्चर कर पाओगे इन द शॉर्ट टर्म। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक
फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, तो वो क्या करता है, खाना डिलीवर करता है। अब खाना डिलीवर करने के लिए जो टैम है वो क्या हो गया, पूरे इंडिया की फूड इंडस्ट्री, मतलब खाने की इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। अगर पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारा भी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, राइट। तो टैम हो गया पूरे फूड की इंडस्ट्री, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सब कुछ। लेकिन इसमें से मेरा सैम क्या होगा, जो सिर्फ ऑनलाइन वाली फूड डिलीवरी इंडस्ट्री है। बिकॉज जो ऑफलाइन है उनको तो मैं कैटर ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जा ही नहीं रहा हूं ऑफलाइन वालों को कैटर करने के लिए, मैं तो उनको ही कैटर कर रहा हूं जो एक्चुअली में ऑनलाइन फूड डिलीवर कर रहे हैं। तो टैम हो गई पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री, उसमें से ऑनलाइन वाले कितने हैं वो हो गया मेरा सैम। अब सैम तो पूरे इंडिया में ऑनलाइन बहुत सारे होंगे, राइट, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें से मैं कितनों को कैटर कर सकता हूं। मेरे लिए ऑब्टेनेबल क्या है, मेरे लिए ऑब्टेनेबल है कि मेरी सिटी में जो 2 3 4 5 लाख लोग हैं जो कि रेगुलर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, वो हो गया मेरा सॉम, जिसको मुझे टारगेट करना है। मतलब मेरा टारगेट ये है कि मैं उन 3 लाख लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं जो मेरा ऐप यूज करें फूड डिलीवरी करने के लिए। दैट इज व्हाट माय सॉम इज। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, ये चीज आप समझाइए इंटरव्यू में, आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। अब आते हैं कुछ टर्म्स पे जो मैं यूजुअली केस स्टडी वगैरह के अंदर यूज करता हूं, जैसा कि हो गया चर्न रेट। क्या हो गया, चर्न रेट। आई होप मेरी स्पेलिंग समझ में आ रही है आपको। चर्न रेट का मतलब क्या होता है, कितने कस्टमर्स आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये आपने शायद एम्प्लॉय चर्न ये सब सुना होगा आपने, राइट। तो जैसे एम्प्लॉय चर्न होता है वैसे कस्टमर चर्न भी होता है। अगर आपके पास मान लीजिए आपका कोई सैस प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर है, आपके पास 1000 सब्सक्राइबर है, उस 1000 सब्सक्राइबर में से अगर आपके मतलब महीने के एंड तक मान लीजिए 100 सब्सक्राइबर आपको छोड़ के चले गए, मतलब 100 लोगों ने, आपने मान लीजिए चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन शुरू में 1000 लोगों ने लिया, लेकिन महीने के एंड तक आते आते 100 लोगों ने ड्रॉप कर दिया, 100 लोगों ने ड्रॉप कर दिया, अब वो सिर्फ 900 लोग बच गए। तो यहां पे अगर मैं पूछूंगा चैट जीपीटी को कि भैया आपका चर्न रेट क्या है, तो वो क्या बोलेंगे कि 100 लोग छोड़ के जाते हैं 1000 में से, हर 1000 में से 100 लोग छोड़ के जाते हैं, तो मतलब मेरा जो चर्न रेट है वो 10% का है। मेरा चर्न रेट क्या है, 10% का। अभी चर्न रेट अगर ज़्यादा होता है तो ये किसी भी स्टार्टअप के लिए क्या बोला जाएगा, भैया रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, मतलब आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में दम नहीं है, आपके कस्टमर आपसे खुश नहीं है, या फिर शायद इससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट चर्न रेट इज, सो इट इज सीन एज अ रेड फ्लैग हियर, ओके। फिर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टर्म्स होते हैं। आज मैं बेसिक टर्म्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और टर्म्स हम लेकर आएंगे आगे, बट चलिए लेट्स टॉक अबाउट टर्म शीट। टर्म शीट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट के वक्त, तो उसको हम बोलते हैं टर्म शीट। फिर एक कैप टेबल के बारे में आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे पास मॉडल है, मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि एक कैप टेबल क्या होती है। तो बेसिकली कैप टेबल क्या है, जिसमें आप एक एक्सेल शीट होती है जिसमें ये लिखा होता है कि किस इन्वेस्टर के पास कितना परसेंटेज शेयर है। जैसे ही उसमें और इन्वेस्टर्स ऐड होते रहते हैं तो राइट, आपका जो वो डाइल्यूशन है बाकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का, पहले 50 है वो 40 हो जाता है, 30 हो जाता है, तो इस तरह से आपको एक कैप टेबल में क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपके कितने इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उस वजह से उनके पास कितनी परसेंटेज की इक्विटी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें दिखाने वाली जो शीट होगी आपके एक स्टार्टअप फाइनेंशियल मॉडल में, दैट वुड बी कॉल्ड अ कैप टेबल। ठीक है, सिंपल है, आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा एलैबोरेट करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, मैंने शुरू में एक टर्म बोला था कि कोई स्टार्टअप फाउंडर अगर ये बोलता है कि हम स्टेल्थ मोड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आप में से कोई भी गेमर है तो वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा। सॉरी, नॉट स्टेबल मोड, स्टेल्थ मोड। ओके, सो स्टेल्थ मोड क्या होता है, गेमर लोग को पता होगा क्योंकि गेम्स में स्टेल्थ मोड होते हैं, राइट। एक गेम हुआ करता था IGI, आई एम गोइंग इन, तो वहाँ पर कुछ एक लेवल में ऐसा आता था कि
आपको बंदूक नहीं चलानी है। अगर आपने बंदूक चलाई तो बाकी एनिमीज आपको देख लेंगे और आपको हिट कर देंगे। तो स्टेल्थ मोड में आपको खेलना होता था, एंड और भी बहुत सारे गेम्स में मैंने खेला है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एनिमी को जाकर के चाकू से धीरे से मारना होता है, मतलब किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए हो क्या रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टेल्थ मोड। तो कभी कभी स्टार्टअप्स भी छुपा के काम करते हैं, मार्केट को अपना आइडिया बताते नहीं है जब तक वो रेडी नहीं हो जाता है। किसी को भनक ही नहीं लगनी चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूं, मेरा अगला दाव क्या होने वाला है, मेरा अगला मूव क्या होने वाला है। ये होता है स्टेल्थ मोड। इंटरेस्टिंग है, राइट? मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे स्टार्टअप की दुनिया में, राइट? एकदम मतलब इनकी एक अलग ही डिक्शनरी है पूरी की पूरी। बहुत ही मजा आएगा अगर आपको आप जब इसकी गहराइयों में जाओगे। तो चलिए आज के लिए यहां पर इसको क्लोज करते हैं। तो मैं इसको रैप अप करना चाहूंगा दैट स्टार्टअप्स की दुनिया देखिए एक जंगल जैसी है। यहां पर हर जगह आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ रिसोर्स छुपा हुआ है जहां से आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। पर लेकिन यहां पर सरवाइव वही करता है जो अपने मार्केट को समझ पाता है, जो अपने कस्टमर्स को होल्ड कर पाता है। ओके, क्या आप स्टार्टअप्स को और क्लोजली समझना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स की फंड रेजिंग कैसे होती है, राइट? ये आप समझना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोस में ये सब मैं चीज़ें कवर करूंगा, और इसके बियॉन्ड कुछ और एडवांस्ड टर्म्स को मैं अनफोल्ड करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुलदीप शर्मा हियर, थैंक यू।